हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे और फिर इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या थी, आज उसे समझेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे पहली बात तो ये कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे तो उनका अपना एक रूल बुक था, उनका अपना एक संविधान था जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते थे। पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उससे पहले इंडिया का कोई संविधान नहीं था। पूरा देश किस तरीके से चलेगा, उसके क्या लॉज होंगे, क्या रूल्स होंगे, ये डिफाइंड नहीं था। जैसे कि जिस राज्य का कोई राजा होगा वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो भी रूल लगा देता था वो रूल लग जाते थे, ठीक है। बट जब ब्रिटिशर्स गए तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इंडिया के लिए अपना एक संविधान होना चाहिए। तो इंडिया के लिए जब अपना एक संविधान होना चाहिए तो उसमें पहले बहुत सारे इश्यूज हुए कि वो ब्रिटिशर्स बनाएंगे। उन्हें ये लगता था कि इंडियंस आर नॉट कैपेबल फॉर इट। उन्हें ऐसा लगता था कि इंडियंस लोग अपने लिए अपना संविधान नहीं बना सकते। पर इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, वो हम हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे कि क्या हुआ। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को ही बनाना होगा और सारे इंडियंस को ही बनाना होगा। तो उसके लिए क्या किया गया कि 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई। अब 3 लोग कौन थे उसके अंदर, आपको ये याद रखना होगा कि जो 3 लोगों की कम्युनिटी हमारे एंड से मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाई गई। 1 सेकेंड, ओके, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया के लिए जो 3 लोग आए थे बाहर से, पहले ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये 3 लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से होगा। तो वो 3 लोग जो आए थे इंडिया में, उनमें से सबसे पहले जो थे वो स्टीफर्ड क्रिप्स थे। उसके बाद में 2 नंबर पर आए थे आपके पैथिक लॉरेंस और तीसरे नंबर पर आए थे आपके एवी अलेक्जेंडर। तो इन लोगों ने, इन 3 लोगों की जो टीम थी उसे हिंदी में कहा जाता है त्रिमंत्री योजना। इन 3 लोगों ने डिसाइड किया था कि किस तरीके से बनेगा। तो अब इंडिया इतना सारा, इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा? और तब तो ये बात हो रही है 1946 की। तो उस टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, राइट। तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि किस तरीके से बनाया जाएगा। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि इंडिया की जो भी पॉपुलेशन है उसमें से हर 10 लाख लोगों के पीछे उन्होंने एक प्रतिनिधि को रखा। समझ रहे हो? मतलब 10 लाख लोगों के पीछे एक प्रतिनिधि होगा। ओके, सो वैसे 10 लाख लोगों के पीछे जो इंडिया का टोटल अमाउंट बना था, ठीक है, वो टोटल संसद के लोग बने थे उस टाइम पे 389। अब 389 में से सारे के सारे लोग लोगों के लिए नहीं थे। कुछ लोग, जैसे ये जो 93 मेंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो कॉलोनिस्ट के थे। जैसे कि उस वक्त भी राजा रजवाड़े हुआ करते थे, राइट। तो उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी प्रजा का रिप्रेजेंटेशन हमारा ही कोई इंसान करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो 93 लोग आए थे वो राजाओं के रिप्रेजेंटेटिव थे। जैसे कई सल्तनतें थी उस वक्त पे, हैदराबाद की एक सल्तनत थी, निज़ाम की एक सल्तनत थी, तो वैसे सल्तनत, कश्मीर की एक सल्तनत थी। तो ऐसे सल्तनतों से बहुत सारे लोग आए थे अपने अपना रिप्रेजेंटेटिव लेकर। तो टोटल जो इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 292 नंबर की सीट पर, ठीक है। पूरे 296 पर हुए नहीं थे। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या था। क्योंकि कैसा है ना कि जो टोटल नंबर ऑफ लोग थे, ठीक है, वो तो यहाँ पर थे कि टोटल 389 होंगे आपके, राइट। बट उसमें से माइनस कर लो आप राजा लोगों के 93 मेंबर्स, ठीक है। तो बचे लोगों में से 4 लोग जो थे ना, वो 4 लोग थे ब्रिटिश के अपने गवर्नर कॉलोनीज के लोग। 4 लोग मतलब कैसे कि उन्होंने 100% इंडियंस को नहीं रखा कि 100% इंडियंस होंगे, ऐसा कोई हिसाब नहीं था वहाँ पर, ठीक है। 4 लोग जो थे, ओके, वो आपके इंडियन, सॉरी, आपकी कॉलोनीज में से थे। कॉलोनीज मतलब कैसा था कि उस वक्त पर जो गवर्नमेंट जनरल का एक पोस्ट होता था, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। वो 4 लोग आए थे। सबसे पहले थे दिल्ली में से, उसके बाद में सेकेंड नंबर था अजमेर मेवाड़, थर्ड नंबर था आज का पाकिस्तान में जो है बलूचिस्तान, और फोर्थ जो थे वो थे आपके वाले, यहाँ पर 1 सेकेंड कहा गया, कुर्ग से, ओके, आई एम सो सॉरी, कुर्ग से थे, ओके। तो ये टोटल 4 लोग थे। तो इस तरीके से इलेक्शन हुए। कितने पर थे? आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल मेंबर कितने सिलेक्ट हुए थे, कितने लोग थे संविधान सभा के लिए, तो वो नंबर आपको हमेशा याद रखना 389। बट अगर पूछा जाए कि कितने जो इलेक्शन हुए थे, जो सीट्स थी, कि कितनी सीट्स पर इलेक्शन हुआ था, तो वो था आपका 292। और अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश इंडिया के लिए कितनी सीट थी, तो ब्रिटिश इंडिया की टोटल सीट थी 296, जिसमें से आपकी जो 4 सीट थी जो मैंने आपको ये बताया, ये दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ओके, इन 4 लोगों की ये सीट्स थी। तो इसमें से जो इलेक्शन हुआ, जब इन सब चीज़ों का कंप्लीशन होने के बाद में जब इलेक्शन करवाया गया, तो इलेक्शन का रिजल्ट जो आया था उसमें से जो कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी 1875 के दौरान,
ठीक है। 1875 से लेकर 1885 के बीच में पूरी कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बना। तो उस टाइम पे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए कांग्रेस पार्टी से बड़ी कोई पार्टी नहीं थी। तो उसमें जब इलेक्शन लिया गया तो टोटल कांग्रेस पार्टी को जो सीट्स मिली थी आपको सेलेक्ट होने के बाद में, वो मिली थी 208। रिमेनिंग 15 जो थी इंडिविजुअल पार्टीज थी। ओके, और जो बचा एक और जो इंडिया का सबसे सेकंड नंबर पे पार्टी था, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था अपोनेंट, वो था मुस्लिम लीग, जिन्हें 93 सीट्स मिली थी। तो यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी बन रही है? आपकी कांग्रेस सरकार की। ठीक है, तो कांग्रेस के आने के बाद में फिर ये डिसाइड हुआ कि कांग्रेस जिस तरीके से चाहेगा, इन सबको उन्होंने इन्वॉल्व किया था, नो डाउट, बट मेजॉरिटी जो डिसीजंस थे वो सारे के सारे कांग्रेस ने लिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेकेंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने एंड से असेंबली को अपने तरफ से भाषण देते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। ठीक है, तो कांग्रेस के जो नेता थे उस वक्त पे सबसे बड़े, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो उन्होंने फिर अपने एंड से सोचा कि अब इंडिया के लिए इंडियन अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो जब इंडियंस अपने लिए खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसके लिए फिर एक गठित की गई एक समिति। ठीक है, क्योंकि देखिए पूरा जो लोग थे, ओके, वो सारे के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए, क्योंकि देश चलाना था, राइट। तो उसके लिए उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए। तो अब उसके बारे में समझेंगे हम कि कैसे कैसे किसे कौन सा डिपार्टमेंट मिला था, राइट। बट आपको उससे पहले, मैं जाने से पहले बता देता हूँ कि जो की मेंबर्स थे, ओके, जो की मेंबर्स थे, मतलब हर किसी का योगदान था ही, बट कुछ नाम होंगे जो आपको याद रखने होंगे, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपके सबसे पहले थे राजेंद्र प्रसाद जी, उसके बाद में इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद में थे गोविंद पंत, मौलाना अब्दुल आज़ाद, उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, तो ये सारे जो आपके थे, ये सारे के सारे आपके की मेंबर्स थे। ठीक है, तो की मेंबर्स मतलब इनके बारे में आप रिपीटेडली पढ़ोगे, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, जितने मैंने यहाँ पर आपको की मेंबर्स बताए हैं, उनकी अलग अलग समितियाँ थी, उनका अलग अलग योगदान था, उन्होंने किस तरीके से सपोर्ट किया इंडिया को डेवलप करने में। ओके, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को छोड़ा था ना, तो इंडिया में उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा था। कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो कह रही थी कि 5 साल के अंदर ये देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि जाते वक्त वो इंडिया से सारा वेल्थ, सारे सोशल तरीके, हर तरीके का बिजनेस सब कुछ चौपट कर गए थे, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर गए थे, राइट। तो इंडिया पाकिस्तान की वो जो सरहद को जब डिवाइड किया गया था, इंडिया उससे उभर रहा था, पैसों का दिक्कत था, पर इन की मेंबर्स लोगों ने जो अपने एंड से एफर्ट्स दिए हैं, उसी के दम पर आज हम जहाँ भी है, बस इन कुछ लोगों के कारण ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस यही लोग थे, बहुत सारे लोग थे, पर इतिहास में हम जिनके ज़्यादा नाम सुनते हैं, मैंने उनके नामों को यहाँ पर रखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं शायद यहाँ पर रखना भूल चुका हूँ, बट उनका कंट्रीब्यूशन भी इंडिया में बहुत ज़्यादा था, तो इससे हम आगे समझेंगे ही। ठीक है, तो हमारे एंड से फिर इंडिया के लिए फिर समितियाँ बनाई गई, हमारे एंड से नहीं, हमारे लिए फिर इंडिया में समितियाँ बनाई गई। तो समितियाँ बनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेशंस डिसाइड हुए थे। तो इंडिया के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ओके, तो उसका फर्स्ट सेशन जो लिया गया था इंडिया का, वो फर्स्ट सेशन आपका था 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक आपका ये सेशन चला था। तो ऐसे टोटल 11 सेशन हुए थे। यहाँ पर भी सवाल पूछा जाता है कि कितने सेशन हुए थे, फर्स्ट सेशन कब हुआ था, उसके बाद में फिर फर्स्ट सेशन के बाद में आखिरी का सेशन कब हुआ था। तो इन डेट्स, ये जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो आपको इन्हें याद रखना होगा। ठीक है, पहले तो 11 सेशन हुए थे, 9 तारीख को सेशन स्टार्ट हुआ था, 23 तारीख को पहला सेशन खत्म हुआ था। मैक्सिमम सवाल आपको यहीं पर पूछा जाएगा। दूसरा नंबर का जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये टेम्पररी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आपको चेयरमैन थे। ठीक है, तो इन्हें क्यों चेयरमैन बनाया गया था? क्योंकि ये उस वक्त पे सबसे ज़्यादा एजेड थे और उन्हें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो ये हमने फॉलो किया था फ्रांस के कल्चर को कह सकते हैं या ट्रेडिशन को कह सकते थे। वैसे इंडिया में भी यही ट्रेडिशन था, बट ऐसा कहते हैं कि फ्रांस में जो इंसान वरिष्ठ होता है उसी को बनाया जाता है। तो 9 को जो टेम्पररी हमारे इंडिया के लिए चेयरमैन डिसाइड किए गए, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में 11 तारीख को कंफर्म किया गया कि कौन रहेगा इंडिया का कंफर्म चेयरमैन। तो उस टाइम पे नाम आ रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो आपको ये बात याद रखनी कि टेम्पररी जब पूछा जाएगा, जब एग्जाम में पूछा जाए कि टेम्पररी कौन थे 2 दिनों के लिए, या फिर ऐसा आज आएगा कि 9 को किन्हें बनाया गया था और 11 को किन्हें बनाया गया था, मैच द पेयर में भी आ सकता है। तो 9 को हमारे इंडिया के लिए जो बनाया गया था, वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद में जब 11 तारीख आई, तो 11 तारीख को बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये बातें आपको याद रखनी। उसके बाद में वाइस चेयरमैन जो बनाया गया था, वो थे हरेंद्र कुमार, HC मुखर्जी। ठीक है, HC मुखर्जी इंडिया के लिए वाइस चेयरमैन का काम कर रहे थे। और BN राव, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल,
कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था उसके लिए सलाहकार कौन थे, ठीक है, एडवाइज़र जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है तो BN राव थे जो कि एडवाइज़र थे। ओके, तो इतनी बातें आपको याद रखनी, इसमें से बस इतना याद रखना है कि 9 को स्टार्ट हुआ था, 23 को ख़त्म हुआ, टोटल 11 बने थे। उसके बाद में 11 में से टोटल 11 बार ये डिस्कशन हुआ था, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का था 11 मीटिंग्स हुए थे, 11 सेशन हुए थे, जिसमें से फर्स्ट सेशन के टाइम पे जो इंडिया के लिए चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में जो परमानेंट चेयरमैन थे उनका नाम था, जो फर्स्ट थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, जो परमानेंट चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस चेयरमैन HC मुखर्जी, और जो एडवाइज़र थे वो थे BN राव। ओके, आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब लोगों ने पहले तो एक कमेटी बनाई, राइट। अब इसमें भी अलग अलग चीज़ों को डेवलप करना होगा, जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए संविधान के बारे में कौन सोचेगा, क्योंकि एक टीम बनानी थी उन्हें, ठीक है, जो ये सब चीज़ों को कर सके इंडिया के लिए। तो आगे हम समझते कि अलग अलग कमिटीज़ बनी इंडिया के आज़ाद होने के बाद में भी, ठीक है। तो कौन किस चीज़ को संभाल रहा था, कैसे आगे बढ़ रहे थे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो इंडिया के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि जिन्होंने संविधान में जिनका सबसे महत्व का रोल था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, हम सभी जानते हैं, राइट। सो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसमें टोटल आपके 7 मेंबर्स थे। हम अगली क्लास में समझेंगे कि कौन से 7 मेंबर्स थे जब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन को हम लाइन से समझेंगे, ठीक है। बट आप अभी के लिए याद रखो कि इस पर सवाल पूछा जाता है, जो मेजर कमिटीज़ बनाई गई थी, तो मेजर कमिटीज़ में कौन सा इंसान कौन सी कमेटी का हेड था, ठीक है। क्योंकि मैच द पेयर में हर साल अगर आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन सेट उठा लोगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा कि मैच द पेयर्स में इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद में यूनियन पावर कमेटी, तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि जहाँ पर यूनियन है, ठीक है, उसके जो हेड थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 2 बार आपको ऐसा मिलेगा, यूनियन पावर कमेटी और उसके अंदर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। इसके हेड थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में यहाँ पर आपको एडवाइजरी कमेटी आ जाती है, जिसके भी आपको मिल जाएंगे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो थे वो भी आपके वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर आपको सब कमेटीज़ भी बनाई गई, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये तो मेन कमेटीज़ थी, पर इनके साथ में आपको सब कमेटीज़ भी बनाई गई। तो सब कमेटीज़ जो थी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था JB कृपलानी। ये सब कमेटी है, ठीक है। तो आपको ऊपर की जब कमेटी दी जाएगी फंडामेंटल राइट्स कमेटी, तो उसके जो थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। पर अगर आपको पूछा जाए कि अगर सब कमेटी के कौन थे, तो आपको याद रखना है सब कमेटी में कौन सी पूछी जा रही है। अगर सब फंडामेंटल कमेटी पूछा जाता है आपको, फंडामेंटल राइट्स कमेटी, तो आपको आंसर देना है JB कृपलानी, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि JB कृपलानी जो थे फंडामेंटल राइट कमेटी सब कमेटी के हेड थे। उसके अलावा सब कमेटी एक और थी माइनॉरिटी सब कम्युनिटी। तो माइनॉरिटी सब कम्युनिटी के जो हेड थे वो थे HC मुखर्जी, ठीक है, याद रहेगा सबको, HC मुखर्जी। HC मुखर्जी का नाम इससे पहले कहाँ आया था, आप पीछे चलिए, यहाँ पर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि HC मुखर्जी जो थे वो इंडिया के वाइस चेयरमैन थे उस वक्त पे, ठीक है। तो आपको इन दोनों बातों को याद रखना है कि इंडिया के लिए वाइस चेयरमैन कौन थे, HC मुखर्जी, ओके। और सो वो थे आपके HC मुखर्जी, ओके। तो आपको ये याद रखना है कि इन कमिटीज़ में हर साल सवाल पूछे जाते हैं मैच द पेयर्स के लिए, ओके। सो उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था, कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो अभी कैसा है कि जब हम इंडिया में जब संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है, तो इंडिया के फर्स्ट इलेक्शंस जो हुए थे वो आपके हुए थे, ठीक है। तो अभी कैसा था कि जब इंडिया के लिए फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, तो आपके जो फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे मार्च 1952 में, ठीक है। अब संविधान सभा का गठन हमने पढ़ा कि वो हो चुका था 1946 में। तो 1946 में इंडिया को आज़ादी मिली 47 में। तो उस टाइम पर जो भारत की संविधान सभा थी उन्होंने ही उस वक्त की करंट गवर्नमेंट का रोल निभाया था 1952 तक, जब तक इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, ठीक है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि इंडिया की जो फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे वो 1952 में हुए थे, राइट। सो 1952 से पहले
जो संविधान सभा थी उसी ने आपकी गवर्नमेंट का काम निभाया था। ओके, तो अब जब ये सब कुछ हो रहा था, ओके, तो इंडिया का संविधान तैयार हो चुका था, ठीक है। तो इंडिया का संविधान हम जो 26 जनवरी को जो हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है, तो इंडिया का संविधान इस दिन से लागू हो, तो इस दिन से पूरी तरीके से 100% लागू हुआ था। पर अगर आपको पूछा जाता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो पार्शली कब लागू हुआ था, या फिर जो फर्स्ट जब वो इंडिया में लागू हो चुका था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। उस टाइम पे आपके टोटल जो आर्टिकल्स थे, ओके, इसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है कि आपके कौन से आर्टिकल्स थे जो कि इंडिया में 1946 से ही लागू हो चुके थे। तो आगे हम आर्टिकल्स को जब समझेंगे, हम सारे के सारे इंडिया के जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सबको पढ़ेंगे, पर हम ये समझ लेते हैं कि उससे पहले जब इंडिया में आर्टिकल्स लगाए थे, ठीक है, तो कौन से आर्टिकल्स कन्फर्म किए गए थे। तो उस टाइम पर आपका था आर्टिकल नंबर 5, ओके, आर्टिकल नंबर आपका 5, उसके बाद में 6, 7, 8, 9, देन आपका जो था 60, देन 324, 366, 367, 79, 380, उसके बाद में आपका आता है 388, 91, 300, और उसके बाद 92 और 93, ओके। उसके बाद में आ जाता है आपका आखिरी का जो आर्टिकल लगाया गया था उस वक्त पे 394। तो इतने जो आर्टिकल्स है आपको ये लर्न कर जाना है, क्योंकि कैसा सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और स्टेटमेंट में जैसे ये लाइन दी गई ना, आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 9, 60, 63 लिख देंगे, ओके। उसके बाद में फिर आपको इस तरीके से सारा का सारा सेंटेंस सेम होगा। तो यहाँ पर दिया जाएगा कि नीचे का ऊपर की जो लाइन है, ऑल ट्रू, ऑल फॉल्स, सम ट्रू, सम फॉल्स, इस तरीके से आपको ऑप्शंस आते हैं अगर इसके साथ में आपको एक और लाइन दी जाए तो। या फिर आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अबव सेंटेंस में से 2 सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको बात पूछा जाएगा कि कौन सा सेंटेंस सही है, ए सेंटेंस सही है या आपका बी सेंटेंस सही है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको सारी चीज़ें डेप्थ में पता होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर आप देखोगे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि आपको जो सवाल पूछे जाते हैं, ओके, वो पूछे जाते हैं आपको घुमाने के लिए, सारी चीज़ें सेम होगी, बस किसी एक चीज़ में 63 दे दिया जाएगा, 24 की जगह 25 लिख दिया जाएगा। तो आपको वो समझना है कि जब तक आपका कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर नहीं होगा तब तक आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि जितने एग्जाम्स और जितने प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़ करते हैं। और जब हम एक्साइटमेंट में होते हैं, जब हमारी एनर्जी हाई होती है ना, जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है या फिर हम एक्साइटेड होते हैं, तो हमारा जो कॉमन सेंस होता है ना, उसकी बत्ती बन जाती है। तो उस वक्त पे हम ये देख नहीं पाते हैं चीज़ों को, और यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। क्योंकि आप अगर अपने सर्कल में भी देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो दिन रात पढ़ रहे हैं, बट फिर भी उनका रिजल्ट ना आने का कारण ये है कि कंसेप्ट आपका प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए कम पढ़ो, पर जितना पढ़कर जाओ ना उतना इतना डेडिकेटेडली पढ़ो कि उस टॉपिक में से कुछ भी आए तो वो छूटेगा नहीं आपका, ओके। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 9th को हमारे एंड से 26 नवंबर को हमारे एंड से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आ चुका था। कंफर्म नहीं हुआ था, ठीक है, पूरी सारी जो कलमें वो लगाई नहीं गई थी, बट हाँ कुछ कलमें हैं जो हमारे एंड से लगा दी गई थी, तो वो कलमें हमने सीख ली। उसके बाद में जो इंडिया का जो फ्लैग है, ओके, इंडियन जो अपना जो ट्राई कलर फ्लैग है, ओके, उसे एक्सेप्ट किया गया था 22 जुलाई को 1947 में, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि जुलाई अगस्त से पहले आता है, 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। तो अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे था तो उस वक्त पे तिरंगा ही फड़काया गया था हमारे एंड से, ठीक है। तो तिरंगे के लिए हमारे पास में तिरंगा होना ज़रूरी था, इसलिए आप याद रख सकते हो कि वो उससे पहले आया था, उसके बाद नहीं। पर जो संविधान हमारा गठित हुआ था, संविधान जो अमल में आया था, वो 26 नवंबर 1949 को आया था, और उसे 100% मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। तो उस वक्त 1950 को 26 जनवरी को और 3 चीज़ें हुई थी। तो जो 3 चीज़ें हुई थी वो थी, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, नेशनल एंथम। इंडिया का नेशनल एंथम कब एक्सेप्ट किया गया था? ये ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि इंडिया का फ्लैग और आपका नेशनल एंथम 22 जुलाई को आया था, जो कि गलत है। इंडिया का नेशनल एंथम कब हमने एक्सेप्ट किया था? 24 जनवरी 1950 को, ओके। सो उसके बाद 24 जनवरी को हमारे एंड से
1950 में 3 चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया। उस वक्त पे हमने एक्सेप्ट किया इंडिया का नेशनल एंथम, उसके बाद में इंडिया का राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, और इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट आपकी कौन थे मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर होंगे। ठीक है, इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, सेकेंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो इंडिया के ऐसे प्रेसिडेंट जो 2 बार रहे थे, ठीक है, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुरुआत में ही। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है।